एक साया उसके मुंह पर पड़ती है और वो ऊपर की ओर देखती है, लेकिन देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ऊपर सामने के एक नारियल के पेड़ पर एक काला साया उसको देखते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। अचानक एक काला साया रवि के छत के ऊपर से होकर उनके अटरी के कक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया था और इधर उधर देख रहा था। इन सब के बीच में एक दिन फिर से रवि के घर में मछली पका था और इस दिन भी वही एक ही घटना हुआ जैसा उस दिन हुआ था जिस दिन के बाद से ये सारा हादसा हो रहा है। आज भी सुषमा मछलियों के कांटों को फेंकना भूल जाती है और जब उसे वो चीज़ याद आती है तब रात हो चुकी थी। घड़ी में तब रात 11 बज रहे थे। सुषमा जल्दबाजी में रसोई के अंदर आती है और अपने हाथों से मछलियों के कांटे रखे हुए बैग को उठाकर पीछे के तालाब की ओर जाने लगती है। नींद से अचानक ऐसे उठकर आने के वजह से वो अपनी बाल भी गलती से खोल आई थी। पीछे तालाब के सामने आते ही सुषमा चारों तरफ एक बार देख लेती है। आज यहाँ का माहौल थोड़ा ज्यादा ही शांत था। पूर्णिमा की चांद तालाब के पानी में अपने प्रतिबिंब को छोड़ रहा था। सुषमा अपने हाथों से उस कांटों भरी बैग को दूर फेंक देती है और उसके बाद वो वहां से मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक साया देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। लाल लाल आंखें और बड़ी बड़ी दांत। सुषमा को देखते देखते वो एक भयानक मुस्कुराहट देता है और फिर सुषमा की तरफ कूदता है। थोड़ी देर बाद रवि वहां पर आता है। इतनी रात में सुषमा को इस तरह नींद से उठकर आते हुए देख के वो भी क्या सोचकर उसके पीछे पीछे यहाँ चला आता है और यहाँ पर आते ही रवि देखता है दूर उस तालाब के बिल्कुल पास सुषमा एकदम शांत खड़ी हुई है और उसकी बाल भी हवा में इधर उधर लहरा रही है। रवि सुषमा की नाम लेकर जोरों से 2 बार पुकारता है, सुषमा सुषमा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी जोरों से 2 बार पुकारने के बाद भी सुषमा की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप खड़ी थी जैसे वो कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर रवि थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो यही सोचता है कि इतनी रात को अचानक सुषमा यहाँ पर क्यों आई है। यही सोचते सोचते रवि आगे बढ़ने लगता है। कुछ कदम चलते ही वो सुषमा के बगल में पहुंचकर उससे पूछता है कि इतनी रात को वो इस तालाब के पास क्या कर रही है। सुषमा अचानक रवि की आवाज़ सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और फिर कहती है कि ये जगह उसे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ का माहौल, यहाँ का शांत वातावरण उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। सुषमा की इस बात को सुनकर रवि को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि माँ ने तुम्हें कहा था ना कि ये जगह उतना अच्छा नहीं है और वो भी रात के समय।
फिर भी तुम यहाँ पर इतनी रात को क्यों आई हो? अब चलो, घर के अंदर चलो। रवि के बात सुनकर सुषमा भी और कुछ नहीं कहती। वो मुड़कर वहां से घर के तरफ चली जाती है। रवि थोड़ी देर रुककर इधर उधर देखता है और फिर वो भी वहां से चला जाता है। अगले दिन से ही सुषमा की बर्ताव थोड़ी बदल गई थी। सुबह रसोई में होने के बाद भी वो एक जगह चुपचाप खड़ी रहती थी। सासू माँ अगर कुछ पूछती थी तो वो सिर्फ हाँ या ना कहकर ही चुप हो जाती थी, और अगर सासू माँ कोई काम करने को कहती थी तो सुषमा बहुत ही जल्दी वो काम कर देती थी। रेखा देवी को भी ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा था। रातों रात उनकी बहू इतनी बदल कैसे गई? सिर्फ ये ही नहीं, अगर एक घर में सब मिलकर बात भी कर रहा हो तो वहां पे भी सुषमा एक कोने में कैसी खोई खोई होकर चुपचाप खड़ी रहती थी। राकेश बाबू ने भी इस बात पर गौर किया था। इस सब से हटकर रवि किसी को भी ये नहीं बोला था कि सुषमा रात के वक्त उस तालाब के पास गई थी, ताकि सुषमा किसी से डांट ना खाए। उस दिन रात को समय तब 12 बज रहे थे। रवि के पूरे परिवार सो रहा था। अचानक एक काला साया रवि के छत के ऊपर से होकर उनके अटरी के कक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया था और इधर उधर देख रहा था। तभी दूर आसमान से एक बड़ा चमगादड़ उड़ के इस तरफ ही आ रहा था। रवि के घर के ऊपर से जाते समय अचानक वो काला साया अपने हाथों से उस चमगादड़ को पकड़कर एक झटके में ही उसे पूरा खा लेता है और फिर झट से वहां से उड़कर वो साया कहीं दूर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक देके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।